कि 8वें पे कमीशन की सरकार ने घोषणा तो कर दी है और किसी भी समय उसके गठन का नोटिफिकेशन निकाला जा सकता है। पे कमीशन सर्विस कंडीशंस और पे स्केल्स के बारे को डिसाइड करता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक एक्टिव जीएसटीए में पे स्केल, सर्विस कंडीशंस और हमारी रिप्रेजेंटेशन पे कमीशन के सामने कैसे होती है, पास्ट में हमने क्या पाया है और हम फ्यूचर में हमारे क्या क्या स्टेप्स हैं, हम कैसे कैसे आगे काम करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सर्विस में आने के बाद आदमी जो गवर्न होता है वो सर्विस रूल से होता है। जैसे कितनी अर्डली मिलेंगी, कितना उसका पेंशन मिलेगी, कैसे पेंशन मिलेगी, या फिर कौन सा स्केल मिलेगा। फोर्थ पे कमीशन की हालत ये रही कि फोर्थ पे कमीशन में भी रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ। नतीजा ये है कि लोगों को 464 रुपए बेसिक पे बनती थी, उनको 440 पर ही फिक्स करके छोड़ दिया गया। जी, घाटा हुआ, मतलब जो घाटा हो मिल रहा था गया। वो भी प्रोटेक्ट नहीं हुआ। फिफ्थ पे कमीशन में ईश्वर ने हमें मौका दिया, टीचर्स ने हमें चुना, और फिफ्थ पे कमीशन में उसके बाद फिर सिक्स्थ पे कमीशन में, फिफ्थ पे कमीशन में एस एन दीक्षित साहब टीम थी पूरी, पीएल शारदा एस एन दीक्षित की टीम थी, और छठे पे कमीशन में और ओम सिंह थे, हम दोनों की टीम थी। सातवें पे कमीशन के टाइम भी जब गठन हो गया था तो हमने ड्राफ्टिंग करके वो मेमोरेंडम लगभग भेज दिया था। ऐसे मेमोरेंडम का मतलब क्या होता है? मेमोरेंडम का मतलब होता है आपका एक रिप्रेजेंटेशन होता है बड़ा डिटेल्ड, भाई हमारी क्या एग्जिस्टिंग हमारी पे स्केल्स हैं, क्या हमें कोई लीव वगैरह मिलती है, क्या होता है, और हमें क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, तो पूरा डिटेल्ड मेमोरेंडम बोलते हैं। वो बाकायदा एक एडवर्टाइजमेंट आता है पे कमीशन की तरफ से, भाई इन पॉइंट्स पर अपने व्यूज दीजिए। तो हजारों की तादाद में हर सर्विस एसोसिएशन अपने अपने रिप्रेजेंटेशन वहां जमा कराती है। तो अब उसके बाद की भूमिका, कारण क्या है कि हजारों एसोसिएशंस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, अलग अलग एम्प्लॉयज की, यूनियन टेरिटरीज के अलग अलग एम्प्लॉयज की। दिल्ली अभी भी यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी होने के नाते सेंट्रल सिविल सर्विसेज, सीसीएस, क्या वो लीव रूल है या एलटीसी रूल है या सेंट्रल पे कमीशन के द्वारा रिकमेंडेड पे स्केल्स है, वो सब दिल्ली टीचर्स पर लागू होते हैं। जी। तो ऐसे हजारों मेमोरेंडम आते हैं, वो पढ़ लेते हैं, उनमें से कुछ अगर उनको 1-2% कोई अच्छी चीज लगती है तो उस पर वो गौर करते हैं, अदरवाइज वो एक फॉर्मेलिटी है, वो छूट जाता है। एक एक्टिव एसोसिएशन जो कि जीएसटी है, मैं यहाँ बहुत स्पष्ट कर दूं, मेरा अपना अनुभव है, मैं पौंडीचेरी तक भी गया हूं जी। जीएसटीए सबसे बड़ा टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन है। दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स की स्ट्रेंथ 40-45 हजार तो है ही इस समय। अगर 45 के ऊपर है, 45 है। सैंक्शनड पोस्ट देखें तो 60,000 से ज्यादा है। जी। ना केंद्रीय विद्यालय में इतने टीचर्स हैं, ना नवोदय विद्यालय में, और किसी यूनियन टेरिटरी में इतने टीचर्स नहीं है। जी। तो ये दारोमदार, और दिल्ली की दिल्ली में बैठी है, इसलिए जीएसटीए न केवल दिल्ली के टीचर्स के लिए बल्कि ऑल ओवर इंडिया की टीचिंग कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा काम करती है। और उसके लिए एक बहुत ही श्रूड स्ट्रेटेजी की जरूरत होती है, क्योंकि वो सभी को नहीं बुलाती। पे कमीशन के पास लिमिटेड टाइम होता है, वो पे कमीशन में लिमिटेड टाइम आपको मिलता है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल दूं, फिफ्थ पे कमीशन में हमें 45 मिनट का टाइम मिला। मिस्टर एम के का उस समय सेक्रेटरी हुआ करते, 45 मिनट्स, वो ठीक है, हमारा डिस्कशन इतना प्यारा हो जाता है वो 105 मिनट तक चलता रहा। जी। सिक्स पे कमीशन में मैं 15 मिनट का टाइम मुझे मिला केवल, हमें मिला 15 मिनट्स का टाइम। अब 15 मिनट में हम क्या कहें क्या ना कहें, तो बहुत ही कैसे मिला टाइम, उसके लिए स्ट्रेटेजी होती है। जहां पे कमीशन का ऑफिस दिल्ली में कहीं होता है, जी बिल्कुल, तो हमें आना जाना, हम लोगों के लिए हम तो आना जाना आसान है। मैं बता रहा हूं ना, हम लोग वहां जाते, कौन सा ऑफिसर है जो हमें हियरिंग के लिए टाइम देगा, उससे बात करना, उसको अपनी समस्या बताना, मतलब उसको थोड़ा इंप्रेस करना। एक तो ये, दूसरा एक एक बात यह है कि इंडिविजुअल एसोसिएशन होती है, उनको पे कमीशन जनरली नहीं बुलाता है। जी। अगर वो फेडरेशन का रूप में आए, क्योंकि एक फेडरेशन में बहुत सारी एसोसिएशन आ सकती है, एसोसिएशन आ जाती, तो एक के माध्यम से सब चली जाती है। हम क्या करते हैं,
और ये हकीकत भी है, हम उसका बड़ा इस्तेमाल करते हैं। दिल्ली में एक फेडरेशन ऑफ एजुकेशनल एसोसिएशंस ऑफ दिल्ली, जी फेडरेशन ऑफ एजुकेशनल एसोसिएशंस ऑफ दिल्ली है, जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट हैं 4। जी जीएसटीए सबसे बड़ा, जीएसटी जो कि टीचर्स का, यस, जी और सबसे वोकल भी है। जी कारण क्या है कि ना प्रिंसिपल में इतना, मैं ये कहूं मैं, दम है कि वो ऑफिसर्स के सामने बोल सकें, और ऑफिसर्स खुद भी नहीं बोल पाते डायरेक्टर के सामने, जी। तो नतीजा ये है वो सफर करते हैं। तो जीएसटी उनकी बात रख देता है। तो जब भी हम लोग जीएसटी में आए, हमने उस फेडरेशन को रिवाइव किया जी। और उस फेडरेशन से हम डिपार्टमेंट में भी बहुत से काम कराने में कामयाब रहते हैं, और सबसे ज्यादा इस्तेमाल हम करते हैं पे कमीशन में। जी। सारा मेमोरेंडम जो होता है वो टीचर्स का होता है, तो सर उसमें वो 3-4 पोस्ट और बढ़ा देते हैं डीडी के, उनकी, क्योंकि उनका होना ही कुछ नहीं, वो इस लेवल पर है कि उनके बारे में कुछ ज्यादा गुंजाइश होती नहीं है। तो हम टीचर्स की बात, तो उस फेडरेशन की वजह से हमें कॉल मिल जाती है। तो सर ये फेडरेशन है, फेडरेशन में 4 ग्रुप हैं। तो एक तो टीचर्स हो गए, जीएसटीए, दूसरा हो गया गवर्नमेंट स्कूल वाइस प्रिंसिपल एसोसिएशन, गवर्नमेंट स्कूल प्रिंसिपल एसोसिएशन, और एजुकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑफिसर्स, तो ये 4 डिप्टी डायरेक्टर से लेकर के और एडिशनल डायरेक्टर जो टीचिंग कार्डर के हैं उनके ऑफिसर थे, उनकी बनी हुई है। ठीक है सर। पहले भी जब हम थे तो जनरल सेक्रेटरी मैं रहा, ओम सिंह जी शायद वाइस प्रेसिडेंट थे, अफसर थे, अफसरों में जैसे BN वाजपेयी साहब थे, अनीता सेतिया थी, या अपना ये थी सुनीता कौशिक मैडम थी, ये चेयरमैन रहे थे, हम लोग रहे थे। तो ये लोग बाकायदा पे कमीशन में जाते भी थे, लेकिन से हमारे हाथ में होती थी, बटन हमारे हाथ में होता था जी। जैसे 6 पे कमीशन, हमने 13 स्लाइड बनाई पीपीटी में, केवल 13 स्लाइड, क्योंकि मिनट 15 मिले थे, लेकिन उस 13 स्लाइड्स पर जो डिस्कशन हुआ, वी गॉट 45 मिनट्स रनिंग, 45 मिनट्स। ग्रेट अचीवमेंट सर, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट, क्योंकि इतना इंटरेक्टिव हो गया वो कि वो क्वेश्चन पूछ, हम जवाब दें, फिर कोई दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि वहां चेयरमैन पे कमीशन, सेक्रेटरी पे कमीशन, 2 मेंबर, रूबरू ये चारों लोगों के सामने आपको टेबल पर बैठना होता है। आप लिख रहे हो वो तो अलग बात है, लेकिन उनके सामने अपने पॉइंट्स को रखना और उनको ले पाना, ये अपने 5th पे कमीशन में एक स्टेप अप कराया सर। 6 पे कमीशन में आप देख लीजिए, मेरा प्राइमरी टीचर 4500 के स्केल में था, उसको हम 6500 के स्केल में लाने में कामयाब हैं जी, क्योंकि हमने उसको बम्पर रिवाइव हुआ, भाई उसका असर पड़ा ऊपर की पोस्ट पर। टीजीटी को उससे हायर मिला, पीजीटी को उससे हायर मिला, वाइस प्रिंसिपल को उससे हायर मिला, क्योंकि ऐसा थोड़ी कि आप दोनों को बराबर छोड़ दो, जो स्पेसिंग है वो हो जाएगी। तो प्राइमरी टीचर को हमने अब कहां से क्लू लिया, हमने असिस्टेंट जो मिनिस्ट्री में होता है उससे उसको लिंक किया, और फिर हमने ये एम्फेसाइज किया कि हमारा प्राइमरी टीचर उस बच्चे को उस डेलिकेट अवस्था में, जब मैंने कहा नाक पहुंचना भी बच्चे को नहीं आता, उस समय उसको एजुकेट करता है, और आप उसको सिर्फ 4500 की स्केल पे छोड़ रहे हैं। दे वर सो इम्प्रेस्ड, उन्होंने 6500 ही दिया, और नतीजा यह है कि 6 पे कमीशन में हर एक स्टेप अप हमें 5th में मिला, 6th में मिला, बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी थी आपने। 7th में वो स्ट्रेटेजी नहीं अपनाई। मैं एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पर कि 6th पे कमीशन के बाद हमने देखा कि इतना बम्पर उछाल आया सैलरीज के अंदर, टीचर्स वेल ऑफ हो गए बिल्कुल। आज भी हमारा टीचर कुछ MSCP की वजह से हर स्टाफ पे जो पुराना टीचर है 2 लाख से ऊपर सैलरी ले रहा है जी, जबकि सुपरिटेंडेंट 1,30,000 1,35,000। सर पर आप ये बताएं, ये बात जो ये आपकी स्ट्रेटेजी थी आपकी, तो आपने यूज्ड एंड ट्राइड स्ट्रेटेजी है सर, ये 7th पे कमीशन के टाइम पे कहाँ थे लोग? मेमोरेंडम हमने दे दिया था, इसके बावजूद भी इन्होंने परस्यू नहीं किया, ये सिर्फ गए और पे कमीशन का जहां वो लगा हुआ था 7th पे कमीशन, वहां फोटो खिंचवा करके आ गए। तो इन्होंने एक्टिव रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया, इनको कॉल नहीं आया, ये किसी से मिले नहीं। हम तो 7th पे कमीशन में भी चूंकि नहीं थे, इसके बावजूद भी हमने कोशिश की और अपनी स्ट्रेटेजी लगा करके, मीना अग्रवाल जो सेक्रेटरी पे कमीशन थी, हम उससे मिलने में कामयाब हो गए जी। और आपको एक बात बता दूं रहस्य की, कि उसमें डेलीगेशन में जंग बहादुर साहब जो डिप्टी डायरेक्टर रिटायर हो गए, सतपाल यादव जी जो डिप्टी डायरेक्टर रिटायर हुए हैं, एक अपने जो वीरेंद्र हैं, ये और मैं, हम 4 आदमी मीना अग्रवाल से मिले जी, और अर्नड लीव के बारे में उन्हें बताया कि किस तरह से 6ठे पे कमीशन ने HPL दे दी EL की जगह, और हम कामयाब रहे
कि उनको ये समझाने में कि हमें ईएल ज्यादा बेटर है, एचपीएल नहीं चाहिए, एंड वी गॉट इट। लेकिन वो एक सिंगल मैटर पर था, एक लिमिटेड पर्सनल अप्रोच से मिला हुआ अपॉइंटमेंट था। तो सर आप ये कहना चाहते हैं कि जो करंट जीएसटीए है उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कमीशन के सामने नहीं निभाई? आता ही नहीं है, मैं तो बहुत फ्रैंकली कहता हूँ, सर ये तो बड़ी बात बोल रहे हैं सर आप तो। यस, ये आता ही नहीं है। उन्हें अगर आता होता तो एक बात बताइए, मैं अमन आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, किसी उद्देश्य को लेकर के कोई अपनी जिम्मेदारी लेता है। मैं अगर इलेक्शन लड़ रहा हूं जीएसटी का, आप इलेक्शन लड़ रहे हैं और ईश्वर करेगा आप कामयाब होंगे, किस लिए? आपके दो ही उद्देश्य हो सकते हैं। एक तो या तो आप उस माध्यम से आप काउंसलर की टिकट पाने में कामयाब हो जाएं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के नजदीक जाकर के, या एमएलए की टिकट अगर आप पीछे से वेल ऑफ हैं तो। अदरवाइज बताइए मुझे, जीएसटी में ना कोई पेंशन है, ना कोई गाड़ी है, ना कोई भत्ता है, फिर आप जीएसटी में आ क्यों रहे हैं? एक ही मकसद है आपका, और वो है टीचर्स की बेहतरी के लिए काम करना। ईश्वर आपको एक मौका देता है और उस मौके को आप कितना बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने साथियों को कुछ दिलवा सकते हैं, इसके अलावा और कोई है नहीं। मैं पूछना चाहता हूं, अगर ये टीचर्स का इन्होंने भला नहीं किया तो किस मकसद से जीएसटी में आए थे और फिर क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? सर ये आपका बहुत वैलिड क्वेश्चन है और ये सवाल हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि भाई जब 5th पे कमीशन में 6th पे कमीशन में हम रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, हम बेटर आउटकम्स ला सकते हैं, तो 7th पे कमीशन में ऐसा क्या हो गया? क्यों हमारे लिए फेवरेबल आउटकम्स नहीं आए? हम ले दे के एक सवाल कहते हैं चलो भाई सरकार बदल गई तो इन्होंने नहीं दिया, पर मैकेनिज्म जो था, जो कि सर ने हमें अभी तक समझाया, रिकमेंडेशन ही नहीं हुई। जीएसटी का रोल तो बहुत आगे तक भी है भाई। मैं आपको बता दूं, 5th पे कमीशन में जब एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम यानी कि एसीपी स्कीम आई, पे कमीशन की रिकमेंडेशन मालूम है? पे कमीशन ने लिखा है टीचर्स के लिए पुराना सीनियर स्केल और सिलेक्शन स्केल की सिस्टम ही जारी रहेगी, नो एसीपी। पे कमीशन ने लिखा है, यू कैन गेट इट। इसके बावजूद भी जीएसटी थी और हमने 99 में जो स्कीम सबके लिए लागू हो गई थी, 2003 में टीचर्स पे लागू कराई दिल्ली गवर्नमेंट से। जब दिल्ली गवर्नमेंट से उन्हें परसुएड किया कि हम आपके एम्प्लॉय हैं, हमें एमएससीपी नहीं, एसीपी नहीं, सबको मिल रही है, एंड द गवर्नमेंट वाज कन्विंस्ड, और उन्होंने कैबिनेट नोट के द्वारा एलजी से अप्रूवल लेकर के हमें एसीपी दी। सर आप इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं यहाँ पर, ये ठीक है, ये आम टीचर सोच भी नहीं सकता। हम जैसे लोग जो आम टीचर हैं, जो स्कूलों में जाते हैं, हमारे दिमाग में कभी बात ना आई, ना हम ये सोच सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशन इतने बड़े लेवल तक हो सकती है और ऐसे बदलाव भी आ सकते हैं। आप अभी भी चेक कर लीजिए, नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय के टीचिंग स्टाफ के लिए आज भी एसीपी और एमएससीपी नहीं है, और दिल्ली गवर्नमेंट को है जी। जबकि पे कमीशन ने 5th में क्लियर लिख दिया था कि टीचर्स के लिए सीनियर स्केल सिलेक्शन स्केल ही जारी रहेगा। सर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि मेरे और मेरे जो साथी टीचर्स हैं उनके एक्सपीरियंस से बात आई है, हम नॉर्मल रूल्स और रेगुलेशंस जो बोल दिए जाएं, जो बता दिए जाए, हम उनको मान लेते हैं, हम पत्थर का लकीर मानते हैं उनको कि, और जिस तरीके से आपने बताया कि आपने रिप्रेजेंटेशन दी और इतनी बड़ी बॉडी के सामने और फेवरेबल आउटकम्स भी लेके आए, ये तो सर हमारी सोच के परे चीज है। डिस्कशन देखिए, अगर आपकी बात में जान नहीं है तो सामने जो टेबल के पीछे जो 4 लोग बैठे हैं, अमूमन एक प्रेसिडेंट मतलब एक चेयरमैन होता है, एक सेक्रेटरी होता है, पे कमीशन का 2 मेंबर होते हैं, वो बड़े एक्सपर्ट होते हैं जी, आईआईटी वगैरह इस तरह के प्रोफेसर्स को, वो या अपने ये मतलब इकोनॉमिक साइड के लोग होते हैं, वो होते हैं। उनको अगर आप अपनी बातों में उन्हें इतना इन्वॉल्व कर लेंगे, इस घड़ी को भूल जाएं वो लोग, इट मींस देयर इज मेरिट इन योर आर्गुमेंट। तो आपको आर्ग्यू करना ना चाहिए, कन्विंस करने का बहाने। 105 मिनट 5th पे कमीशन में मिले 45 की जगह, और 45 मिनट 15 मिनट की जगह हमें 6th पे कमीशन, एंड वी गॉट इट। तो सर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि 8th पे कमीशन में टीचर्स को 6th पे कमीशन जैसा बेनिफिट मिले, उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? हमें, अगर आपको विजय टीचर्स देते हैं, जो कि निश्चित ही देंगे, अगर इतना खोने के बाद भी टीचर्स नहीं चुनेंगे तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी ही मारने का काम करेंगे।
तो हमें बहुत काम करने की जरूरत पड़ेगी। कारण यह है कि समय बहुत कम है। 8th पे कमीशन कभी भी डिक्लेयर हो सकता है, महीने में, 15 दिन में, 2 महीने में, 3 महीने में। तो जो स्पेड वर्क है, जो हम खेत को तैयार करते हैं किसी फसल के लिए, वो काम करने का टाइम कम मिलेगा, लेकिन फिर भी हमें बहुत ज़्यादा काम करना है। कारण ये है कि आने वाले 10 साल के लिए हम क्या हासिल करेंगे वो सब डिपेंड करेगा पे कमीशन के ऊपर। तो हमारी सबसे टॉप प्रायोरिटी होगी कि हम अपनी टीम को उस पुराने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो स्ट्रेटेजी हमने अपनाई, उन स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके पे कमीशन में सबसे पहले तो एक बेटर रिप्रेजेंटेशन देंगे। क्या कमियां रह गई हैं, क्या बेहतर हो सकता है। जैसे आपका एमएससीपी का जो रेजिडेंसी पीरियड है 10 साल, उसको घटा करके 8, 16, 24 कराने की बात है। जी। हालांकि जनरल मैटर है, पे स्केल्स हैं, जहां जहां कमी रह गई है वहां पे स्केल्स बढ़ाने की बात है। हमें एचपीएल भी मिले अर्ली के साथ साथ, है ना, वो भी हम करें। उसके कुछ भी और तरीके निकाले, चाहे हमारी वैकेशंस में कुछ भी करें, एडजस्टमेंट करके वो करें। और भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि फ्यूचर में आने वाले 8th पे कमीशन में क्या क्या पॉजिटिव चीजें हमारे लिए पे कमीशन द्वारा दी जा सकती हैं, बशर्ते वहां पर एक सही रिप्रेजेंटेशन हो, वहां पर वो लोग जाए जो आपकी बात स्ट्रांगली रख सकते हो। नहीं तो मामला फिर वहीं आके रुक जाएगा जो 7th पे कमीशन में हुआ। 7th में हुआ, 4th में हुआ। आपको अपनी विवेक से, अपनी मन की इच्छा से उसको चूज करना है जो आपके लिए काम करे।